आदरणीय डॉक्टर भगवती जी और कार्यकर्ता वर्ग, ये वर्ष जैसे डॉक्टर भगवती जी ने कहा अपने प्रास्ताविक में, एकात्म मानव दर्शन की प्रस्तुति का 50वां वर्ष है। 1964 में राजस्थान के ही संघ शिक्षा वर्ग के में एक बौद्धिक में इस विषय का सूत्रपात पंडित जी ने किया। फिर भारतीय जनसंघ, जिसके वो महामंत्री थे, उसके लिए उन्होंने एक आलेख तैयार किया, सिद्धांत और नीति, और वो विधिवत संगठन से पारित हो गया, स्वीकृत हो गया। और फिर सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से मुंबई में उन्होंने अप्रैल 1965 में 4 भाषण दिए। एकात्म मानववाद उस समय कहा जाता था, और ये 4 भाषणों का जो संकलन है वही एकात्म मानववाद इस पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ। और उसके फिर सभी भाषाओं में अनुवाद हो गए, अंग्रेजी में भी हुआ और अन्य अपने प्रादेशिक भाषाओं में उसके अनुवाद हुए, और वो एक प्रमुख रूप से अपने लिए एक पाथेय बन गया। हम सब लोग जानते हैं कि उनकी हत्या हो गई 1968 में, और इस पर ज्यादा विशदीकरण, ज्यादा विवेचन पंडित जी नहीं कर सके। पूजनीय गुरुजी ने इसी विषय पर परिपूर्ण मानव करके एक विस्तृत व्याख्यान दिया, और माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने एकात्म मानव दर्शन एक अध्ययन, ये भी एक विस्तृत व्याख्यान है। ये तीनों मिलाकर अपना जो सुरुचि प्रकाशन है दिल्ली का, उसने एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। तो ये तीनों मिलाकर हम लोगों को एकात्म मानव दर्शन के विषय में जानना है, अध्ययन करना है, इस विषय को आगे ले जाना है, तो ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। ये उसका एक बेसिक डॉक्यूमेंट जैसा है, तो इसको हम लोगों को देखना चाहिए। इसके बाद इस विषय पर बहुत सारा साहित्य बना है, ऐसा नहीं है। पिछले 8-10 सालों में ही अभी इसकी दोबारा शुरुआत हो गई है। और एक डॉक्टर नहीं थे, वो के रामचंद्र राव करके हैदराबाद के अपने स्वयंसेवक थे, उन्होंने एक बृहद पुस्तक उस पर लिखी है, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। और फिर पिछले 2 साल में एक नेशनल पॉलिसी स्टडीज इन द लाइट ऑफ एकात्म मानव दर्शन की पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें राष्ट्र जीवन के हर क्षेत्र में क्या नीतियां होनी चाहिए, हमारा विकल्प क्या है। जैसे भगवती जी ने अपने प्रास्ताविक में कहा कि हमारा विकल्प क्या है, हमारा वैकल्पिक प्रतिमान क्या है, विकास का मॉडल क्या है, वो सारा उसमें विशद किया हुआ है। वो लगभग 400-500 पेज की पुस्तक है। पूजनीय सर संघचालक जी ने उसका विमोचन किया था। और जब ये अभियान निश्चित हुआ, अर्धशताब्दी अभियान, एकात्म मानव दर्शन अर्धशताब्दी अभियान, जिसकी शुरुआत सितंबर 2014 में हुई है और ये सितंबर 2015 तक चलेगा। ये इसके लिए एक एकात्म मानव दर्शन विचार संग्रह, ये एक पुस्तक संकलन जो विभिन्न उसके आयाम है उन पर लिखी गई संकलन है, ये पुस्तक भी एक प्रकाशित हुई है। ये 2 पुस्तकें, नेशनल पॉलिसी स्टडीज और विचार संग्रह, आपके अवलोकन हेतु यहाँ रखी हुई है। जिनको चाहिए वो वहाँ उसको मंगा सकते हैं, और वो एक प्रति है, वो भी ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो। इसके आगे अब सारे अपना जो प्रबुद्ध कार्यकर्ता वर्ग है, उससे ये अपेक्षा है कि हम लोग इस विषय पर
छोटी छोटी पुस्तिकाएं या पीएचडी के छात्रों को प्रेरित करके पीएचडी के प्रबंध इन विषयों पर, इनके एक एक पहलू पर हो, ताकि इस विषय में प्रचुर साहित्य बन सके। और वो सारे अभी जैसे हम आगे देखने वाले हैं कि इस विषय का समय पहले भी था और आज है। इस विषय को आगे ले जाने के लिए अभी उचित समय आया है, तो इसलिए ये साहित्य की बहुत आवश्यकता है। तो ये एकात्म मानव दर्शन जो एक राष्ट्रीय जीवन दर्शन जिसको हम कह सकते हैं, जैसे पहले तो प्रश्न ये उठाते हैं लोग कि इसकी आवश्यकता क्या है। अगर राष्ट्रीय जीवन दर्शन नहीं भी हो तभी तो हम प्रगति करें। जैसे भगवती जी ने शुरू में कहा कि भाई इतने संचार माध्यम बढ़ गए हैं, ये बढ़ गया, तो प्रगति तो हो रही है, वो कहाँ रुकी हुई है। तो ये राष्ट्रीय विचार दर्शन, राष्ट्रीय जीवन दर्शन की आवश्यकता ही क्या है, ऐसा है प्रश्न पहले विचार करने वाले कुछ लोग उठाते हैं। तो ये हम लोगों को इसके बारे में सोचना है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ऐसा है कि मनुष्य जीवन में, राष्ट्र जीवन में बदलाव तो आता ही रहता है, लेकिन यह बदलाव हर बार सोचा समझा नहीं आता। जो सोच समझ कर आता है, विचार करके आता है, योजना पूर्वक आता है, उसको कहते हैं परिवर्तन। तो हम चाहते हैं कि उचित परिवर्तन हो समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में। वो जो उचित परिवर्तन है वो किसी अधिष्ठान के बगैर, राष्ट्रीय जीवन दर्शन के बगैर नहीं आ सकता। इसके लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्रीय पुरुषार्थ होता है वो राष्ट्रीय जीवन दर्शन के बगैर, वो ध्येय हमारे सामने अगर नहीं हुआ तो वो जागरूक नहीं होता। जैसा कि हम देखते हैं कि वैसे प्रगति कैसे होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने महत्वाकांक्षा के अनुसार कुछ ना कुछ करता रहता है। हर समाजगत कुछ ना कुछ करता रहता है और उससे कुछ ना कुछ बदलाव आते ही रहते हैं, कुछ प्रगति भी होती रहती है। लेकिन वो सोची समझी हुई जिस दिशा में चाहिए उसी दिशा में हर बार होगी, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यह राष्ट्रीय जीवन दर्शन की अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। और ये जो पुरुषार्थ है, ये लोग फिर अगर ध्येय उनके सामने हो, हम देखते हैं कि अपनी जो संघ प्रणीत संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो लोग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे वो एक अपने राष्ट्र जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो ऐसा ये सारे कामों के लिए एक अधिष्ठान हो, ये भी एक आवश्यकता है। अपने जो कार्यकर्ता अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई एक समान वैचारिक धरातल हो, इस धरातल की आवश्यकता ये राष्ट्रीय जीवन दर्शन पूरा करता है। और इसलिए भी राष्ट्रीय जीवन दर्शन की आवश्यकता है। ये जो राष्ट्रीय जीवन दर्शन है वो अगर नहीं सामने हुआ तो क्या होता है, तो भटकाव की संभावना रहती है। जैसे हम जानते हैं कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री रही 1966 से 1976 तक, पहले जो 10 साल वो प्रधानमंत्री थी, तो उनके जो एक विषय थे, उनकी जो योजना थी, उनकी जो दिशा थी, वो एक प्रकार की थी कि एक समाजवाद, एक राष्ट्रीयकरण, सारी चीजें सरकार की ओर से होनी है, ये एक दिशा थी। और 1980 के बाद वो दोबारा प्रधानमंत्री बनी तो उनके कार्य की दिशा बदल गई। तो ये क्या, ऐसा क्यों होता है कि उनके कोई वैचारिक आधार नहीं है, जैसा सामने है वैसा चलाना है। तो ऐसा चलाने से भटकाव होने की संभावना रहती है। ये भटकाव ना हो इसलिए भी राष्ट्रीय विचार दर्शन की आवश्यकता होती है। ये सारा ये अगर राष्ट्रीय विचार दर्शन, कुछ लोग कहते हैं कि गुड गवर्नेंस इज इनफ,
सुशासन ही काफी है, उससे सब कुछ होगा। लेकिन हम जानते हैं कि केवल सुशासन से ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। सुशासन की तो आवश्यकता है ही, उससे लाभ भी होता है, लेकिन वो पूरा लाभ उससे नहीं होता। पूरा जिस दिशा में जाना है समुचित प्रगति उससे होगी, ऐसा नहीं कह सकते हैं। विदेशों में भी हम देखते हैं कि कई जगह सुशासन है, लेकिन वो जिस दिशा में प्रगति होनी चाहिए वो हुई है, ऐसा नहीं है। भौतिक प्रगति हुई है, लेकिन जो पूरी प्रगति होनी चाहिए वो नहीं। तो इसीलिए राष्ट्रीय जीवन दर्शन की आवश्यकता है। फिर लोग ये कुछ और दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि क्या ये एकात्म मानव दर्शन प्रासंगिक है, रिलेवेंट है आज के दिन में। अब ये जो एकात्म मानव दर्शन है, ये जैसा पंडित दीनदयाल जी ने भी कहा था कि वो ये कोई उन्होंने सोचा समझा हुआ कोई नया विचार उन्होंने नहीं रखा। अपना जो भारतीय चिंतन है वो हजारों सालों से चला है। तो इस चिंतन को आज की दृष्टि से युगानुकूल प्रस्तुति उन्होंने की है। कोई एकदम नया चीज रखी है ऐसी नहीं है बात। तो ये ऐसा जो चिंतन होता है वो हमेशा प्रासंगिक होता है, और प्रासंगिक तभी रहता है जब उसमें हम उचित परिवर्तन कर लेते हैं, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उचित परिवर्तन कर लेते हैं। और ये उचित परिवर्तनों के साथ उस समय की परिस्थिति देखते हुए ये पंडित दीनदयाल जी ने ये इसका जो सूत्रपात किया, उस समय उन्होंने कहा था कि ये आगे जाके इसमें और बहुत कुछ जोड़ना पड़ेगा, और वो थोड़ा थोड़ा जुड़ता भी गया है। तो ये ऐसे जो रहते हैं जो चिंतन, भारतीय चिंतन है, उसमें हम जानते हैं कि उसमें दो हिस्से कहते हैं, एक शाश्वत है, एक परिवर्तनीय है। जो शाश्वत तत्व है वो वही है, जो परिवर्तनीय तत्व है वो आज समय के अनुसार उन्होंने रखे हैं। कैसे, वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। तो ये इसीलिए ये हमेशा प्रासंगिक होता है। दूसरी बात है कि हम लोग अपने 67 साल में जितनी हमने प्रगति की है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन जितनी प्रगति हो सकती थी, जितनी संभावना थी, जितना पोटेंशियल था, उतनी प्रगति तो हो ही नहीं। और जो प्रगति हुई वो भी सही है, ऐसा नहीं है। जो प्रश्न है वो तो प्रश्न बढ़ते ही गए हैं। गरीब लोगों का प्रश्न होगा, विषमता का प्रश्न होगा, तो ऐसे अनेक प्रश्न जो है वो तो बढ़ते ही चले। वो उसको पूरा हम लोग हल नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके हैं? क्योंकि हम लोग जो पश्चिम के जो विचार थे उन विचारों पर अमल करते रहे, इसलिए नहीं कर सके। अब उनका हम समझ चुके हैं कि भाई उनसे हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, उचित प्रगति उससे नहीं हो सकती है, तो उनकी अब वो हम समझ गए हैं। तो इसलिए अपना एकात्म मानव दर्शन जो प्रासंगिक था, लेकिन जिसको हमने उसकी अनदेखी की थी, तो और आज ज्यादा प्रासंगिक होगा। और एक बात ऐसी है कि जब हम एक कोई बड़ा मकसद हासिल करना चाहते हैं, एक उच्च ध्येय की ओर हम जाना चाहते हैं, तो केवल नकल करके काम नहीं होता। अगर हम ऐसा कहा अंग्रेजी में कहते हैं द इमिटेटर्स विल बी ऑलवेज सेकंड रेट, क्योंकि जिसकी हम नकल करते हैं उसके पीछे ही हम रहेंगे। अगर हम पश्चिम विचारों की नकल करते रहे तो उनके पीछे ही रहेंगे। वो विचार भी अभी प्रासंगिक है कि नहीं है, वो भी कैसे विफल हुए, उसका उल्लेख भगवती जी ने किया था कि ये भी विचार, और उनका अगर हम अनुकरण करेंगे, उनका इमिटेशन करेंगे, तो हम तो दुय्यम तीयम दर्जे के लोग बनेंगे। और वैसी स्थिति है। 67 साल के अपने प्रवास में हम दुनिया की एक प्रमुख शक्ति बने हैं, ऐसा नहीं है। बनने की संभावना है ऐसा सब लोग कहते हैं, लेकिन बने नहीं है। तो इसी दृष्टि से भी ये प्रासंगिक है कि हम लोग अपने जीवन दर्शन पर चले और उससे द्रुत गति से प्रगति करें। नकल नविस अकल नदारत, ऐसा भी कहा जाता है। तो हम वो नकल करने की बात छोड़ेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने एक बार लिखा था
कि भगवान ने हर देश को उसकी अपनी एक प्रश्न पत्रिका दी है, हर देश को अलग प्रश्न पत्रिका दी है। उस प्रश्न पत्रिका में हम दूसरों से नकल करके लिखेंगे उत्तर तो काम बनेगा नहीं। आपके प्रश्न अलग हैं, आपको प्रश्नों के हल आपको स्वयं को करना है। और इस दृष्टि से जब तक हम सोचते नहीं है, हम अपने हल निकालते नहीं है, हम अपने समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं, तब तक हमारी द्रुत गति से उचित प्रगति होने वाली नहीं है। इस दृष्टि से भी एकात्म मानव दर्शन प्रासंगिक है। जैसे कहा कि ये कम्युनिज्म, मैं तो ये आग्रह करूंगा कि वो कम्युनिज्म के लिए साम्यवाद शब्द का उपयोग ना करें, क्योंकि उसमें कोई समता है ही नहीं। साम्यवाद में हम देखते हैं कि कुछ लोगों की तानाशाही है, समता है कहाँ वहां। तो कम्युनिज्म का जो विफल हो गया, हम जानते हैं कि 1989 में 1989 में टोटल फेल्योर हो गया सोवियत रशिया का, और जो कुछ बचे खुचे देश थे उन्होंने धीरे धीरे वो कम्युनिज्म को अभी छोड़ दिया। पूंजीवाद जो है, जो पहले से जिसकी प्रतिक्रिया में ये कम्युनिज्म आया था, पूंजीवाद भी असफल होते जा रहा है। 2008 का जो वर्ल्ड क्राइसिस था, दुनिया भर में संकट आया था, उस समय ये और भी उजागर हुआ। उसके पहले भी कई संकट आए, लेकिन ये 2008 का संकट से अभी दुनिया उभरी नहीं है उसमें से। तो ये संकट, जिसमें ये संकट आते ही रहेंगे, ऐसा जो है, फिर वहाँ के जो तथाकथित विकसित देश हैं, वहाँ भी तो गरीबी के प्रश्न हैं, वहाँ भी तो आर्थिक विषमता के प्रश्न हैं, वहाँ भी वो एलियनेशन के प्रश्न है, परात्म भाव के प्रश्न हैं, वहाँ भी जो मानसिक तनाव के प्रश्न हैं, वहाँ की जो कुटुंब व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था है, वो टूटती फूटती जा रही है, और मानसिक रोगों के लोग शिकार बनते जा रहे हैं। तो ऐसे पूंजीवाद जिसमें भौतिक प्रगति दिखती होगी, तो ये भी तो विफल है। तो इस परिस्थिति में सारी दुनिया में तीसरे पर्याय की, पूंजीवाद और कम्युनिज्म छोड़कर तीसरे पर्याय की खोज हो रही है। जो अमेरिका के अध्यक्ष थे बिल क्लिंटन, 8 साल अध्यक्ष थे, उन्होंने भी ये कहा है कि हम लोगों को अभी तीसरे पर्याय की खोज करनी चाहिए, हमारी जो व्यवस्था है वो असफल है। इंग्लैंड के पंतप्रधान जो प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, उन्होंने भी थर्ड वे की वकालत की है, थर्ड वे की आवश्यकता है। अब थर्ड वे क्या है? तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आर्थिक क्षेत्र में जिस संस्था का सबसे सर्वोच्च स्थान माना जाता है आज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके डायरेक्टर है एंथनी ईडन्स। ये एंथनी ईडन्स ने भी एक पुस्तक लिखी है थर्ड वे। ये थर्ड वे में कई जो मुद्दे हैं, जो हम लोग कहते आए दीनदयाल जी के समय से, वो बहुत सारे मुद्दे उसमें हैं। एक नॉर्मल कुरलन करके विश्वविख्यात एक चिंतक है, उन्होंने भी एक थर्ड वे करके पुस्तक लिखी है, थर्ड वे के वो भी हिमायती। तो दुनिया भर में थर्ड वे की खोज हो रही है, और ये थर्ड वे अपना एकात्म मानव दर्शन ही हो सकता है कि उसकी जो पूरी आवश्यकता है वो पूरी कर सकता है। तो इसलिए एकात्म मानव दर्शन आज प्रासंगिक है, प्रासंगिक था, आज भी है। तो इस दृष्टि से हम एक विश्वास के साथ हम इस दृष्टि से आगे बढ़े कि एकात्म दर्शन ये ही राष्ट्रीय जीवन दर्शन है, और विश्व दर्शन भी हो सकता है। लेकिन आज पहले उसको राष्ट्रीय जीवन दर्शन ठीक से बने, तभी वो अपने आप दुनिया में विश्व दर्शन हो सकता है। ये जो एकात्म मानव दर्शन है, अभी आपने जो समय है, समय की सीमा है, उसमें हम एक संक्षेप में एकात्म मानव दर्शन के मूलभूत सूत्र कुछ देखेंगे। पहला जो इसका मूलभूत सूत्र है वो है एकात्मता, वैश्विक एकात्मता। पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में जो भी चीज है उपस्थित है, व्यक्त हो या अव्यक्त हो, उसके अंतर्निहित
एक ही तत्व है, जिस तत्व को हम लोग कभी आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं और भी कई नाम से उसको। तो एक सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में एक ही तत्व अंतर्निहित होने से ये सारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये तत्व का विचार करके अगर हम अपना जीवन दर्शन बनाएं, वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, तो फिर जो नीतियां बनेगी वो नीतियां समाज के पोषक होंगी। तो ये पहला तत्व है एकात्मता, कि हम लोग ध्यान में रखेंगे हम कि ये एकात्मता ओतप्रोत है, ये आत्मा ओतप्रोत है। दूसरा जो तत्व है वो है कि जो हम लोग तो जानते हैं, हम लोग कहते भी हैं, जो भारत में जन्मे हुए हैं उनको तो वो बचपन से ही मिलता है कि भाई हम में आत्मा विराजमान है। ये जो वैयक्तिक आत्मा की हम जानकारी रखते हैं, अनुभूति शायद नहीं होगी, लेकिन ये वैयक्तिक आत्मिकता से वैश्विक आत्मिकता तक पहुंचना, ये वैश्विक आत्मिकता या आत्मीयता तक पहुंचना, यही प्रगति का रास्ता है, यही सही अर्थों में विकास। ये दूसरा एकात्म मानव दर्शन का तत्व है। जैसे व्यक्ति है कि वो पहले व्यक्ति का अपना ही सोचता है, फिर बाद में कुटुंब का सोचने लगता है, कुटुंब के बाद परिवार का। परिवार यानी कुटुंब में अंतर इतना है कि कुटुंब में तो अपने जो रक्त के लोग हैं वही है, परिवार में जो अपने संबंधी जन है, अपने जो नौकर चाकर है, उनका भी उसमें समावेश होता है। तो फिर कुटुंब के बाद परिवार, परिवार के बाद समाज गुट, फिर गांव, फिर राष्ट्र, ऐसा उसका धीरे धीरे उसकी जो एक चेतना है वो विकसित होती रहती है कि थोड़ा उनका भी वो सोचने, सोचना, वो सोचे दूसरों का, इसके लिए संस्कार करने पड़ते हैं। उसके अंतर्निहित तो संस्कार ये एकात्मता के होते हैं। ये एकात्मता से वास्तव में उसने वो सबका ही सोचना चाहिए, लेकिन वो एकात्मता उसकी जो है वो अनुभूति का विषय नहीं रहती, वो प्रकट नहीं रहती है। तो ये एकात्मता को प्रकट करने, उसके अनुभूति में लाने के लिए संस्कारों की आवश्यकता है। वो संस्कारों से, अध्ययन से, अनुभव से धीरे 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 उसका विकास होता है व्यक्ति का, और वो उसका जो दायरा है वो विश्व तक पहुंचता। ये पहुंचना, ऐसी ही सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी ही संस्कार व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ये एकात्म दर्शन का दूसरा तत्व, प्रमुख तत्व। वैसे तो जैसे हम भारतीय चिंतन में तो इतने तत्व हो सकते हैं, है, और उनका बखान भी किया गया है, उन पर लिखा गया है, लेकिन हम संक्षेप में देख रहे थे ये दूसरा। तीसरी बात जो हम देखते हैं कि ये जो सारी दुनिया है उसमें त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम। ये सारे शब्द हम लोगों ने सुने हुए हैं, प्रवचनों में सुने हुए, पुस्तकों में सुने होंगे। सत्व, रज, सत्व यानी ज्ञान, प्रकाश, जहां विज्ञान है, प्रकाश है, वो है सत्व। रज यानी क्रियाशीलता, और तम जो है वो जड़ता, आलस्य। ये अब ये तीनों गुणों के असंख्य मिश्रण होते हैं, और ये असंख्य मिश्रणों से असंख्य व्यक्ति बनते हैं, असंख्य पशु पक्षी बनते हैं, असंख्य वृक्ष बनते हैं, असंख्य वस्तुएं बनती हैं। ये इसमें एक, ये तीनों का कुछ न कुछ मिश्रण होता है। अब ये मिश्रण को समझे और उसका ठीक विनियोजन करें, और हमारी जो प्रगति है वो तम की ओर से रज तक, रज से सत्व तक, और फिर तो जो आध्यात्मिक है उसमें तो सत्व के परे जाना वो बात अलग है, लेकिन ये प्रगति का रास्ता है। तो इन हर व्यक्ति में उसमें कैसे गुण है वो समझे और उसका ठीक काम में विनियोजन करे, और फिर उसके उसमें गुणों का भी उन्नयन हो, ये देखे। ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण तत्व इसमें। चौथा है कि जैसे वो
पश्चिम में आर्थिक विचार रखा गया तो उसमें कहा गया कि आदमी क्या है कि आर्थिक प्राणी है, होमो इकोनॉमिकस। फिर वो सोशियोलॉजी में कहा गया कि मैन इज ए सोशल एनिमल, एनिमल सब जगह कॉमन है। तो उसको खंडित दृष्टि से देखा गया। एकात्म मानव दर्शन जो है वो चौथा तत्व हम समझते कि मनुष्य का चतुर्विध स्वरूप देखना चाहिए, वो ध्यान में लेना चाहिए। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इसमें प्राण भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो चतुर्विध स्वरूप है मनुष्य का, उसका विचार करके सारी व्यवस्थाएं बननी चाहिए। अब जो पश्चिम की प्रगति है उसमें क्या है कि वो आपको शरीर की तुष्टि करवाना चाहते हो, आपको शरीर के भोग देना चाहते हैं और कुछ मन के भी भोग देना चाहते हैं, कुछ मन का भी पूरा विचार वो नहीं करते। तो ये ऐसा एकांगी दृष्टिकोण से, एकांगी प्रगति से जो असंतुलन होता है, और उस असंतुलन से जो प्रश्न पहले मैंने गिनाए थे वो प्रश्न निर्माण होते हैं। क्यों आदमी फिर अपने स्वार्थ के पीछे ही भागता है, दूसरों का ख्याल नहीं रखता। तो ये मनुष्य का जो चतुर्विध स्वरूप है, मनुष्य को शरीर का भी सुख चाहिए, उसको मन का भी सुख चाहिए, उसको बुद्धि का भी सुख चाहिए और उसको आत्मा का सुख यानी मोक्ष की ओर जाना है। ये सारे इसका संतुलित विचार करें, ये महती आवश्यकता है। ये चौथा तत्व। पांचवा तत्व हम देखते हैं कि जो मनुष्य का जीवन के उद्दिष्ट क्या है, उसकी आकांक्षाएं क्या है, तो वो चार प्रकार की उसको पुरुषार्थ कहा है। अर्थ यानी उद्दिष्ट, पुरुषार्थ पुरुष का यानी व्यक्तियों का, पुरुष स्त्रियों का। पुरुषार्थ शब्द जो है पुरुष शब्द में स्त्री का भी समावेश है। तो पुरुषार्थ हम सब लोग जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय इसको कहा जाता है कि चार उसके आयाम, चार आयाम है, चार पहलू है। एक ही पुरुषार्थ है, उसके चार आयाम है। तो पहला कहा गया है धर्म। धर्म क्या है कि जो पूजा पाठ है वही केवल धर्म है ऐसा नहीं है, वो तो एक बहुत छोटा सा अंग है। धर्म जो है वो मानवीय जीवन के व्यवहार के जो नियम है उसका जो समुच्चय है उसको धर्म कहते हैं। अपने वेदों से लेकर एक संकल्पना आती है ऋत की संकल्पना। ऋत की संकल्पना ऐसी है कि सृष्टि के जो नियम है सभी क्षेत्रों में, भौतिक क्षेत्रों में, रासायनिक क्षेत्रों में, जैविक क्षेत्रों में, विचार के क्षेत्रों में, मनुष्य व्यवहार के, इनके सारे समुच्चय को हम कहते हैं ऋत। और उसका जो एक हिस्सा है, उसका जो एक सबसेट है वो धर्म है, मानवीय जीवन के व्यवहार का नियमों का समुच्चय। ये तो पहले तो मालूम था, लोग धीरे 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 विचार करते हुए, उस पर अमल करते हुए, भारत के लोगों ने विशेषतः ये धर्म के नियम खोज निकाले कि जैसे कि भाई सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलने से सभी को लाभ होता है। ये धीरे 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 समझ में आया, तो एक वो नियम बन गया, धर्म का भी हिस्सा हुआ कि सत्यम वद। तो ऐसे अनेक नियमों का जो समुच्चय मनुष्य व्यवहार है, वो व्यवहार के नियम, इनका जो समुच्चय उसको कहा धर्म। तो आप फिर उसमें कुटुंब के नियम आते हैं, कुटुंब व्यवहार के, परिवार व्यवहार के, समाज व्यवहार के, ये सारे नियम उसमें आते हैं। और इन पर अगर हम चलेंगे तो ठीक से प्रगति होगी, सुख भी होगा। अगर नहीं चलेंगे तो उसको भुगतना पड़ेगा। अब उसको विस्तार में हम नहीं जाते हैं। तो ये जो वो है धर्म। मनुष्य के मन में ठीक काम करने की भी एक इच्छा रहती है। सभी लोग कोई काम टालने का ही उसका हर बार मन होता है ऐसा नहीं है। कभी काम टालने का होता है, जैसे सत्व रजोगुण का जो सामने आता है, तो कभी काम टालने का समय होता है, कभी गलत काम करने का होगा, कभी अच्छे काम करने का। तो धर्म से चलने का भी उसका मन होता है।
वो भी उसकी एक इच्छा है, क्योंकि उसको मालूम है उससे सुख मिलता है, उसका अनुभव है वो। दूसरा उसका जो उद्देश्य है वो अर्थ। अर्थ में आपको सुख प्राप्ति के लिए, उपभोग के लिए, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए जो आपको वस्तुएं, साधन की जो आवश्यकता है उसको कहते हैं अर्थ। जो हमको करना है उसके लिए साधन की आवश्यकता है, वो साधन हमको जुटाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, इसलिए वो अर्थ प्राप्ति के पीछे हम रहते हैं। उसमें अर्थ यानी केवल पैसा ऐसा नहीं है। तीसरा जो है वो काम यानी इच्छाएं, सारी वासनाएं इच्छाएं। मनुष्य में भी इच्छाएं होती है और ये इच्छाएं पूरी छोड़ दो ऐसा अपना भारतीय चिंतन ने कभी नहीं कहते। वो कहता है कि आप इच्छा को पहले समझो, उसका अपनी इच्छाओं को समझो, उसमें से जो उचित इच्छाएं हैं तो उचित इच्छाओं को उचित मार्ग से, उचित अर्थ से, धर्म के अनुसार पूरा। इच्छाओं को छोड़ना वो संन्यास जो आश्रम है उसमें आता है, लेकिन तब तक जो एक समाज का बड़ा हिस्सा जो है, जो प्रमुख हिस्सा है, 99% जो हिस्सा है वो तो उसकी कुछ इच्छाएं रहेगी और वो इच्छा के पीछे वो काम करता रहेगा। तो इसलिए उसको धर्म के दायरे में आप अपनी इच्छा पूरी करो ऐसा कहा गया है, आपके जो उद्दिष्ट है वो पूरा। लेकिन ये सारा करते हुए, धर्म पर चलते हुए, अर्थ की प्राप्ति करते हुए, अपनी इच्छाओं का पूरी करते हुए हम लोग, हमारा उद्दिष्ट जो है वो है मोक्ष। मोक्ष यानी स्वस्वरूप की प्राप्ति। हम कौन हैं, इस दुनिया में कैसे आए, कहाँ जाए, ये दुनिया कैसी चल रही है, ये सारे प्रश्न जो है, ये प्रश्नों का हल मिले बगैर मनुष्य के मन को, बुद्धि को शांति नहीं मिलती। अब हो सकता है कि हर आदमी को ये प्रश्न पड़ता होगा, ऐसा नहीं है। उसमें आपके शास्त्रों में वो कहते हैं कि वो बद्ध लोग हैं, उनको ऐसे प्रश्न पड़ते नहीं, वो तो अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ते रहते। लेकिन जो विचारी मनुष्य है उसको ये प्रश्न पड़ते रहते हैं, उसका समाधान वो करने का भी प्रयास करता है। कुछ लोग उसमें आखिर तक जाते हैं, कुछ लोग अपनी यात्रा में रहते हैं। उसमें मुझे छोटा सा याद आता है कि एक प्रवचनकार थे, प्रवचनकार के पास उनका प्रवचन हुआ तो कुछ लोग वो युवा मिलने आए, तो एक युवा ने पूछा कि महाराज आपकी आयु क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि एक 12-13 साल की मेरी आयु है। तो युवा ने हंस के कहा, वो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आपके बाल सफेद हो गए हैं, आपकी 12 आयु कैसे हो सकती है? तो उसने कहा प्रवचनकार में, अच्छा आप मेरे शरीर की आयु की पूछताछ कर रहे हो। हाँ वो तो होगी 70 के आसपास होगी, 60 की, लेकिन वो तो सही आयु नहीं है। जिस दिन से मुझे ये प्रश्न पड़े कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये दुनिया कैसी बनी है, दुनिया का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और इन प्रश्नों का हल करने के पीछे मैं पड़ा, उस दिन से मेरा जो जीवन है वास्तव में शुरू हुआ। और उसको तो लगभग 12-13 साल ही हुए हैं, इसलिए मेरी आयु तो 12-13 साल की ही है। तो ये भारतीय चिंतन जो है, ये जो विषय है वो प्रमुखता से हमारे सामने रखता है। आज की जो शिक्षा परिस्थिति है, आज के जो संस्कारों की स्थिति है, उसमें ये विषय हमारे सामने नहीं आता होगा, लेकिन भारतीय चिंतन जो है वो इसको प्रमुख है, क्योंकि इससे बगैर मनुष्य को परिपूर्ति नहीं हो सकती। ये जो हमने 4-5 देखे, और भी तत्व हो सकते हैं, तो ये मूल तत्वों के आधार पर जीवन रचना कैसी करे, समाज रचना कैसी करे, राष्ट्र रचना कैसी हो। और ये भी कोई नई बात नहीं, हमने किया है ना, हजारों साल से हमने किया है, उसको जीवन में उतारा भी। तो ये कोई हमारे नई बात नहीं, नई बात तो इतनी है कि इसको हमने अनदेखा कर दिया था, उसको पुनर्जागरण किया। जैसे भगवती ने एक शब्द का प्रयोग किया, राष्ट्र पुनर्निर्माण। ये तो राष्ट्र था ही पहले से,
राष्ट्र है ही आज भी, लेकिन उसका पुनर्निर्माण जो उसमें गड़बड़ियां हुई उसको ठीक करके और परम वैभव तक, पिछला जो हमारा वैभव था उससे भी आगे हमको जाना। अब ये करने के बाद फिर एक प्रश्न और लोग उठाते हैं कि है भाई ठीक है, तत्वज्ञान तो ठीक है, लेकिन क्या ये व्यवहारक्षम है क्या आज के दिनों में? तो ये व्यवहारक्षम है, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे जीवन में हमने ये उतारा था, अपने हर व्यक्ति के जीवन में उतारना बहुत कठिन बात है, जिसको भी हमने साध्य किया था। जो चीनी प्रवासी आए, जो ग्रीस से ग्रीक प्रवासी आए, उन्होंने जो अपने प्रवास वर्णन लिखे हैं उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ के लोग बड़े ही उन्नत प्रकार के हैं, इनके घरों में ताले नहीं लगते, तालों की आवश्यकता नहीं, ऐसा बहुत कुछ उन्होंने लिखा। तो ये हमने जीवन में उतारा था, तो ये व्यवहारक्षम है, था, आज भी हो सकता है, वो अपने प्रयास पर। दूसरी बात है कि ये आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो जो हम लोग कहते हैं ऐसा नहीं कि स्वदेशी जागरण मंच के या संघ के लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। पाश्चात्य लेखकों ने जो लिखा हुआ है, विख्यात लेखक पॉल केनेडी, उनके भी पुस्तक में लिखा हुआ है कि सन 1750 तक भारत दुनिया का क्रमांक 1 का देश था। आर्थिक दृष्टि से भी पूरे दुनिया का उत्पाद, मैन्युफैक्चर 24% केवल भारत में बनता था। इतना सारी दुनिया पर हम लोग हावी थे। हम लोग एक बात जानते ही होंगे कि हमारे भारत में चांदी की खाने नहीं है, सोने की तो थी लेकिन चांदी की, लेकिन भारत में जितना चांदी का भंडार है उतना भंडार किसी अन्य देश में नहीं। तो ये चांदी भारत में आई कैसे कि दुनिया को हम जो वस्तुएं देते थे वो वस्तुओं को लेकर दूसरी वस्तु हमें देने के लिए उनके पास अच्छी वस्तुएं नहीं रहती थी। अच्छी वस्तुएं भारत से ही जाती थी दुनिया भर में, तो वो उसका भुगतान चांदी देकर करते थे। तो इसलिए भारत में चांदी जमा होती थी। तो ये व्यवहारक्षम था, आज भी हो सकता है। आज भी हम देखते हैं कि ये जो सारी व्यवस्था है पुरानी टूटी फूटी अवस्था में क्यों नहीं, हर जगह है। उसको हमको बल देना है, उसको ठीक से निखारना है, उसको ठीक करना है। अब ये जो प्रयोग चल रहे हैं, हम देखते हैं कि चित्रकूट में माननीय नानाजी देशमुख के अगुवाई में जो प्रयोग हुए हैं उसके कितने सफल परिणाम। विवेकानंद केंद्र की ओर से कन्याकुमारी पूरे जिले में और भी 2-3 जिलों में उन्होंने एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के आधार पर सारे विकास की जो अवधारणा वहां फैलाई हुई है वो भी अभ्यास करने लायक है। संघ की ओर से हम लोग जानते हैं कि एक ग्राम विकास विभाग है जिसमें ग्रामों का विकास, जिसमें 3 तरह के ग्राम है, किरण ग्राम, उदय ग्राम और प्रभात ग्राम। किरण ग्राम उसको कहते हैं कि जहां वो गांव के लोग बैठे हैं, एक समिति का गठन हुआ है और गांव की विकास के दृष्टि से कुछ शुरुआत हुई है, काम करने का तय हुआ है। उदय ग्राम उसको कहते हैं कि जिसमें जो उसके आयाम है, जैसे समरसता आयाम है, आर्थिक आयाम है, सुरक्षा, ऐसे 5 आयाम है उसमें। तो ये आयामों पर कम से कम 1-2 आयामों पर काम शुरू हो गया है, उसको कहते हैं उदय ग्राम। और जो प्रभात ग्राम है, प्रभात ग्राम में ये 5 आयामों पर काम शुरू हुआ है और उसके कुछ परिणाम, अच्छे परिणाम दिखने लगे। तो पूरे देश भर में संघ की ओर से 2000 किरण ग्रामों में काम चल रहा है। किरण 631 उदय ग्राम और 174 ये प्रभात। संघ की ओर से भी व्यापक रूप से ये चल रहा है, लेकिन अपने हम लोग जानते हैं कि 6 लाख 7 लाख ग्राम है, वहां तक पहुंचना वो तो बहुत बात है। अभी ये बल पकड़ेगा धीरे धीरे, बहुत बारीकी से और शांति से, सहनशीलता से काम करना पड़ता है, वो हो रहा है। और केवल संघ की ओर से हो रहा है ऐसा नहीं है। अन्ना हजारे का आपने हम लोगों ने नाम सुना होगा। अन्ना हजारे को प्रसिद्धि दुनिया, ये भारत भर में प्रसिद्ध क्यों हो गए कि उनका जो अपना ग्राम है
उनका अपना ग्राम का उन्होंने विकास किया और इसलिए उनकी भारत भर में प्रसिद्धि हो। तो ये काम ऐसे ये व्यवहारिक है, व्यवहारिक हो रहा। और ये क्षेत्र में, हर क्षेत्र में क्या नीतियां हो सकती है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो नेशनल पॉलिसी स्टडीज में इसका कोई दिग्दर्शन किया गया है। तो ये व्यवहार विषय है। एक बात है कि इसको हमको जीवन में उतारना है, जीवन में उतारना है इसको। अभी सामाजिक दृष्टि से हम देखते हैं तो कैसे इसको क्या करना है, पहले तो विचार, फिर उच्चार, फिर आचार। तो अगर हम लोग कार्य करते हैं तो इसको पहले हमको अध्ययन करना कि ये एकात्म मार्गदर्शन का जो साहित्य उपलब्ध है, जो हुआ है, वो ये अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरी जो बात है वो कि ये जो आज की परिस्थिति है उसका ठीक से मूल्यांकन एकात्म मानव के दर्शन के तत्वों के आधार पर हमको करना है। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो है वो है कि इसको मूल्यांकन करने के बाद क्या गलत है ये तो बताना ही है, लेकिन क्या सही है विकल्प देना है। क्योंकि जब तक विकल्प नहीं तो केवल उसको रोक टोक के क्या उसको पूरा लाभ नहीं होगा। तो उसको विकल्प इसके बदले में क्या हो रहा है, कैसे हो सकता है, इसको भी रखना की क्षमता हमको धीरे धीरे प्राप्त करनी है ही। आप में से अनेक लोग ये बात करते भी होंगे, लेकिन और सुव्यवस्थित रूप से एकात्म मानव दर्शन के प्रकाश में उसको कहते हुए उसके तत्वों के आधार पर करना चाहिए। दूसरी बात है उच्चार की। हम जो भी बात करें वो ये दर्शन के आधार पर हो। बात कोई एकदम गहन करनी है ऐसी बात नहीं, सीधी सादी बात भी हो, लेकिन वो तत्वों के, जैसे कि हमें पुराने जमाने में गांव का हर एक व्यक्ति ये जानता था कि हमारे हृदय में राम बसा हुआ है। उसको वो आत्मा, ब्रह्म, उसकी संकल्पना क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसमें नहीं जाता, लेकिन हमने हमारे हृदय में राम बसा हुआ है। तो ये ऐसा एकात्म मानव दर्शन की जो प्रस्तुति है, उच्चारण है, जो है वो हमको ठीक से अपने अपने क्षेत्र में उचित लगे। ऐसा जैसे किसान संघ के क्षेत्र में इसका क्या प्रकटीकरण होगा, आर्थिक क्षेत्र में इसका क्या प्रकटीकरण होगा, मजदूर के क्षेत्र में क्या होगा, इतिहास संकलन के क्षेत्र में क्या होगा। तो ये विषय भी शायद आगे दोपहर के और अन्य सत्रों में आएंगे। तो ये इसमें इसकी प्रस्तुति, इसका प्रकटीकरण कैसा हो, ये हमको उच्चारण करना। और फिर इसका तीसरा जो है वो आचरण, कि हम अपने जीवन में ये तत्वों के आधार पर अपने जीवन की समीक्षा करें और ये तत्वों को अपने जीवन में स्थान है क्या, अपने परिवार में स्थान है क्या, अपने समाज जीवन में स्थान है क्या, इसका मूल्यांकन करते हुए, पर जहां है हम आज समझो हम 5% पे है, तो 5 से कल 5.5 7 करके हम वो विकास यात्रा हम लोग शुरू करें। ये जीवन में उतारा, क्योंकि वो जो इसका देखा जाएगा, भारत को ये जो प्रवासी आए उन्होंने देखा और देखने बाद भी उन पर एक प्रभाव हुआ कि भाई भारत देश ही अलग देश है, हमारे लिए आदरणीय देश है, अनुकरणीय देश। तो ये स्थान दोबारा प्राप्त करने के लिए हमको इसमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जीवन में उतारने की कथा मुझे याद आती है, उतनी कहकर मैं अपनी बात खत्म। दक्षिण के एक गांव में एक भागवताचार्य रहते थे। भागवताचार्य ने भागवत की कथा करने वाले, भागवत के कथाकार समझो, भागवत के पंडित। तो वो अपनी भागवत की कथा करते हुए अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन चूंकि गांव छोटा था तो उनकी आमदनी उतनी नहीं होती थी कि जितनी होनी चाहिए, और प्रकांड पंडित थे। तो पत्नी ने कहा कि भाई ये तो अपनी आमदनी तो ऐसी बहुत कम है, और जिस राजा के राज्य में हम रहते हैं, ये राजा का कर्तव्य है
कि ऐसे पंडित का उन्होंने कुछ उनकी ओर देखना चाहिए, उनका जीवन यापन ठीक से चले, ऐसी व्यवस्था तो राजा को भी करनी चाहिए। तो इसलिए आप एक बार राजा से क्यों नहीं मिल लेते? लेकिन वो पंडित जी को ये बात भागवताचार्य को नहीं जची, मतलब राजा के पास मैं क्यों जाऊं? और वैसे भी याचना करना किसी स्वाभिमानी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। तो ये भागवताचार्य जो है वो गए नहीं, लेकिन पत्नी तो चतुर थी, व्यवहारिक थी, तो धीरे धीरे उन्होंने एक बार दो बार कुछ दिनों के बाद करते 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 फिर एक दिन भागवताचार्य राजी हुए कि मैं राजा को जाकर मिलता हूँ। तो ये राजा के दरबार में उपस्थित हुए, राजा ने उनका स्वागत किया, प्रणाम किया, आइए भागवताचार्य आप आए, बहुत अच्छा हुआ, कहिए क्या 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 इच्छा है आपकी, बताइए कुछ। अब इनके मुंह से तो ये बात निकलती नहीं कि मुझे वो जीवन यापन की और ये आमदनी की वजह से। तो उन्होंने कहा कि महाराज कि मैं भागवत की कथा करता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप एक बार आके भागवत की कथा सुन लीजिए। तो राजा ने कहा भागवताचार्य अवश्य मैं आऊंगा आपकी कथा सुनने के लिए, लेकिन मेरी एक आपसे प्रार्थना है कि आप ये भागवत को एक बार और पढ़ लीजिए। ये तो एकदम भौचक्के रह गए, मैं तो भागवत का प्रकांड पंडित और ये राजा मुझे कहता है कि आप एक बार भागवत पढ़ लीजिए। लेकिन राजा के सामने क्या करते, वापिस आए तो मुंह नीचा करके घर में आया। तो पत्नी ने कुछ पूछा नहीं उस दिन, तो फिर दूसरे दिन पूछा वो कल क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये देखो राजा। तो पत्नी ने कहा देखो राजा का जो बहुत ख्यातिमान राजा है अपना, सब लोग उसको सराहते हैं, उसके मन में उसके बात में कुछ गुप्त गोष्ठ अवश्य है। वैसे भी आप भागवत का पारायण करते ही हो तो एक बार और कर लेने में क्या हर्ज है। तो भागवताचार्य ने फिर एक दिन शुरू करके भागवत का पारायण कर लिया और फिर कुछ दिनों के बाद फिर दरबार में उपस्थित हुए और राजा को बताया कि मैंने पारायण कर लिया। तो राजा ने कहा कि भागवताचार्य क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और एक बार आप पढ़ लीजिए। अब ये तो इन्होंने ये तय कर लिया कि राजा के दरबार में आना ही गलत बात है। लेकिन वो फिर घर में आए, फिर वो हुआ, फिर वो तो पारायण करना तो उनका अपना धर्म ही था, तो उन्होंने फिर पारायण कर लिया। लेकिन इस बार एक अनोखी चीज हुई, जब पारायण करते चले हर श्लोक में उनको एक नया अर्थ प्रतीत होने लगा, उनके सारे शरीर में रोमांच आने लगे, एक प्रकार की आनंद की अनुभूति हो रही कि भागवत क्या है वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसी श्लोक में अटके हुए हैं, भगवान की लीला में अटके हुए हैं और ये पारायण कई दिनों तक चलता रहा। पत्नी ने भी देखा कि ये कोई अलग बात हो और वो अपने आनंद में मुश्किल और भागवताचार्य बहुत दिनों से दरबार में नहीं आए, इसलिए राजा एक दिन उनके घर में उपस्थित हुआ और उनसे प्रार्थना करता हुआ बोला कि भागवताचार्य जी मैं अभी आपसे भागवत सुन। तो ये तो आनंद विभोर थे। मैंने कहा ठीक है, भागवत कथा तो चलती रहती है, आप राजन विराजिए। लेकिन मेरे मन में एक आशंका है कि मैंने आपको बहुत आग्रह किया तो आप आए नहीं, आज अपने आप उपस्थित हो गए, क्यों? तो राजा ने कहा भागवताचार्य जी, जो भागवत हम लोग पढ़ते थे उसमें से जो हमको मिलना चाहिए था वो आपको मिला है। जो दरबार में आके ऐसा कहता है उसको मिला नहीं है, ये मैं तो बात समझ गया। लेकिन जब मैंने औरों से अब सुना कि आप जो आनंद विभोर भक्ति में रहते हो, अब आपको दुनिया की कोई फिक्र नहीं है कि आपने आपके अंदर वो भागवत अब उतर गया है, अब साकार भागवत मूर्ति हो गई। अब आपसे जो मैं सुनूंगा वो मेरे मन में भी प्रकाश डालेगा। तो ये जो जीवन में उतारना है
उसकी बहुत आवश्यकता होती है, उससे ही सारी चीजें फलीभूत होने की संभावना प्रबल रहती है। इतना ही प्रार्थना करते हुए